जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इतिहास। ठीक है ना। इतिहास हमारा नागरिक जीवन। ठीक है ना। क्या चाहिए? इतिहास हमारा नागरिक जीवन। यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, पार्ट 1, क्लास 8। ठीक है। इतिहास की है दोस्तों। जितने भी हैं हमारे प्राचीन काल से ही भारत का विदेशों से संपर्क रहा है। क्या चाहिए? विदेशों से व्यापार का लेन देन विदेशों से संपर्क रहा है, जो कि 16वीं शताब्दी से भारत से जो व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने भारत आना प्रारंभ किया था। कब? 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी से। ठीक है। व्यापार करना, क्या करना? व्यापार करना। व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने भारत आना प्रारंभ किया। कौन कौन सी कंपनी आई थी दोस्तों भारत में? जैसे पुर्तगाली आई, डच आई, फ्रांसीसी और ब्रिटिश प्रमुख थी कंपनियां। जो मुख्य कंपनियां थी वो कंपनियां भारत आई थी व्यापार करने के लिए। ठीक है। और भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जो जल और थल द्वारा होता था। पहले हवाई जहाज वगैरह तो चलते ही नहीं थे, तो जल और थल जहाज द्वारा, पानी के जहाज़ों द्वारा और जमीन द्वारा व्यापार होता था। ठीक है ना। इन मार्गों की संख्या 3 थी। ठीक है। कितनी थी? 3 इन मार्गों की संख्या। जो कि पहली जो संख्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। जो फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग से था। इस मार्ग से जो कौन कौन से पड़ते थे वो बता रहा हूँ मैं देश आपको। जो इराक, तुर्की, वेनिस, जिनेवा से व्यापार होता था। मतलब भारत से भी और यूरोप में भी इन्हीं कंपनियों से भी व्यापार होता था। इन सभी कंपनियों से क्या होता था? व्यापार। खाद का लेन देन, कॉटन का लेन देन, रेशम के कपड़े वगैरह, नील, चावल, मतलब काफ़ी चीज़ों का आयात और निर्यात होता था। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम दूसरा। ठीक है दोस्तों पहला मार्ग जो था वो फारस की खाड़ी से समुद्र की तरफ होता हुआ था। ठीक है। और ये दूसरा मार्ग है कैसा दोस्तों? लाल सागर से जो वो है आपकी एलेक्जेंड्रिया एक शहर है का था। वहाँ से होता हुआ समुद्र के द्वारा जो वेनिस और जिनेवा को जाया जाता है। ठीक है। और दूसरा रास्ता है आपका तीसरा था मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप के लिए था। कौन सा था? मिस्र और यूरोप के लिए था। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से यूरोप के सभी क्षेत्रों में भारत की वस्तुओं का वितरण के लिए वेनिस और जिनेवा प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। इटली ने भारत की प्रमुख वस्तुओं से व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाए रखने के लिए यूरोपियों की शक्तियों की व्यापार में हिस्सेदारी को रोक दिया। दोस्तों 15वीं शताब्दी 1453 ईस्वी जो थी वो कुस्तुतनिया, एक शहर है कुस्तुतनिया, पर तुर्कों ने अपना एकाधिकार कर लिया। अब तुर्कों ने यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी संचार के माध्यमों को बंद कर दिया। कुस्तुतनिया जो नगर था व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था। कैसा था वो कुस्तुतनिया? एक शहर जो कि व्यापार के लिए वो मुख्य द्वार था, वो बंद कर दिया। अतः व्यापार के लिए यूरोप के व्यापारियों को कुस्तुतनिया नगर पार करना ही पड़ता था। लेकिन तुर्कों द्वारा मार्ग पर कब्जा, जो तुर्क थे उन्होंने क्या काम किया दोस्तों? उस मार्ग पर कब्जा कर लिया और यूरोप और भारत के मध्य व्यापार को बहुत धक्का लगा। इससे कैसा लगा? ये कुस्तुतनिया जो था वो क्या था? मार्ग था, एक बीच वाला, एक रास्ता, आने जाने का एक व्यापार का रास्ता था। ठीक है। अब इसी पर ही उन्होंने, तुर्कों ने क्या काम किया? उसको, रास्ते को बंद कर दिया, कब्जा कर लिया उसमें। ठीक है। उस पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। और यूरोप और भारत के मध्य जो व्यापार होते थे उनको बहुत धक्का लगा। मतलब काफ़ी, जब व्यापार ही बंद हो जाएगा तो क्या होगा? ठीक है। धक्का लगा। फिर उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने दूसरा रास्ता देखा।
ये समुद्री मार्ग की खोज की। समुद्री मार्ग, समुद्री मार्ग दोस्तों, जो अब यूरोपियन से व्यापार के लिए नए मार्ग की खोज करना आरंभ कर दिया। जो यूरोपियन थे, ये यूरोपवासी थे, उन्होंने क्या काम किया, वो समुद्र के रास्तों से होकर उन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया। उन्होंने खोज करना शुरू कर दिया कि व्यापार भारत में किस हिसाब से किया जाए, किस तरीक़ा से किया जाए, और रास्ता कौन सा ढूंढा जाए, दूसरा रास्ता। ठीक है दोस्तों, इन जगहों की खोज मात्र संभावनाओं के आधार पर थी। कैसी थी संभावना? इनके नाविकों ने कुतुबनुमा की सहायता से, एक घड़ी नुमा होती थी, घड़ी की तरह होती थी, जिसे हम कुतुबनुमा, ये घड़ी के साइज में होती थी। एक कुतुबनुमा था दोस्तों, क्या था? कुतुबनुमा, एक घड़ी की तरह था वो एक दिशा बताता था। उसी दिशा के हिसाब से जितनी भी थे ये खोज करता थे, वो ढूंढते थे, वो जाते थे जो समुद्री रास्ते से। कैसे? समुद्री रास्ते से होकर। जो कुतुबनुमा की सहायता से जो खोज में लंबी समुद्री यात्राएं की उन्होंने। कैसी थी? लंबी समुद्री यात्राएं। कुतुबनुमा जो था के द्वारा दिशाओं का ज्ञान होता था। क्या होता था? उससे दिशाओं का ज्ञान मालूम पड़ता था, पूरब की दिशा, उत्तर की दिशा, किस तरफ जाना है, उससे ज्ञान होता था। भारत की खोज में निकले जो स्पेन के निवासी कोलंबस ने, जो स्पेन का निवासी था कोलंबस, ठीक है, वो भारत की खोज करने तो आया, लेकिन उसने किसकी खोज की? अमेरिका की। कोलंबस ने। किसने की दोस्तों? कोलंबस ने। और वो भारत की खोज करने आया था समुद्री मार्ग से। समुद्री मार्ग से ही उसने अमेरिका की खोज की, समुद्री मार्ग से ही। ठीक है, ये दिमाग में रखना थोड़ा सा सभी स्टूडेंट। और देखो दोस्तों, एक पुर्तगाली निवासी थे, पुर्तगाली निवासी जिसका नाम वास्को डिगामा था। उसने अपनी लंबी जल यात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए भारत के पश्चिमी तट तक के कालीकट बंदरगाह जो 1498 ईस्वी पर पहुंचा। उसने क्या काम किया? उसने भारत की खोज की थी। मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। जो लास्ट जो है आपका, जहाँ तक अमेरिका से, जो अमेरिका है, जो वास्को डिगामा था, जो कोलंबस था, उसने अमेरिका की खोज की थी समुद्री रास्ते से। ठीक है, समुद्री रास्ते से खोज की थी। और जो पुर्तगाली निवासी था जिसका नाम वास्को डिगामा था, उसने अपनी लंबी जल यात्रा की थी उसने। उसके दौरान अफ्रीका से, जो अफ्रीका है, अफ्रीका की तरफ से, वहाँ से जल यात्रा, समुद्री यात्रा से उसने क्या काम किया? भारत की खोज की। और कब की भारत की खोज? 1498 में। कब की थी भारत की खोज? 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। ठीक है, ये याद रखना। अब पुर्तगालियों को हिंद महासागर होते हुए पूर्वी द्वारा जो हिंद महासागर से होते हुए पूर्वी द्वीप समूह का नया जलमार्ग मिल गया। पुर्तगाली जो थे उनको क्या मिल गया? हिंद महासागर से नया जलमार्ग मिल गया। ठीक है
दोस्तों यूरोपीय व्यापार बताते हैं हम। यूरोपीय व्यापार में क्या होता था, यूरोप के लोग वे सोना चांदी लाते थे। क्या लाते थे? सोना चांदी लाते थे। और हमारे देश से क्या ले जाते थे? सूती रेशमी कपड़ा और मसाले ले जाते थे और बहुत मुनाफा कमाते थे, मतलब कई गुना मुनाफा कमाते थे मसालों से। ठीक है, क्या लाते थे? सोना और चांदी। और हमारे देश से क्या ले जाते थे? सूती रेशमी कपड़ा और विभिन्न मसाले ले जाते थे, जिससे वो बहुत मुनाफा कमाते थे। क्या कमाते थे वो? मुनाफा। पुर्तगाल की मजबूती नौसेना के कारण हिंद महासागर, जो हिंद महासागर था दोस्तों, से दूसरा देश पुर्तगाल की इजाज़त के बिना अपना जहाज़ नहीं ले जा सकता था। वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के बाद, जो वास्को डी गामा था वो भारत के पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के व्यापारी भारत आना शुरू हो गए। जैसे कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की समुद्री रास्ते से, तो तुरंत ही और भी जो देश के वो थे, व्यापारी थे, उन्होंने भी क्या काम किया? भारत में अपना व्यापार करना शुरू कर दिया, आना शुरू कर दिया। जैसे हॉलैंड है, फ्रांस है और इंग्लैंड के व्यापारी भारत आना शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, और भारत के यूरोपियों की होड़ भी रही। ठीक है, कुछ अमीर यूरोपीय व्यापारियों ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत की। 17वीं शताब्दी में शुरुआत की। ये 1600 ईस्वी से 1670 ईस्वी के बीच व्यापारिक कंपनियां स्थापित कर दी उन्होंने। क्या कर दिया उन्होंने? 1600 ईस्वी से स्टार्ट कर दी, मतलब कंपनियां रखना। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन्होंने क्या काम किया? 1600 ईस्वी में अपनी कंपनियों को स्थापित कर दिया। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापार करने आए थे दोस्तों। कौन आए थे सबसे पहले? भारत में पुर्तगाली व्यापार करने आए थे। उन्होंने पश्चिमी समुद्री तट पर गोवा, दमन द्वीप में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। कहाँ पर? किनारे पर, इंडिया के किनारे पर। ठीक है, इंडिया के कहाँ पर? किनारे पर। जैसे गोवा है, जहाँ से लगा लीजिए आप, गोवा है आपका, दमन द्वीप। तो यहाँ से क्या काम किया उन्होंने? अपने व्यापारिक केंद्र अपना वो बनाना स्टार्ट कर दिया, कंपनियाँ स्थापित कर दी। विदेशी कंपनियों के इन व्यापारिक जो कंपनियां थी, व्यापारिक वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के बाद एक एक करके, जो वास्को डी गामा था भारत के पहुंचने के बाद, मतलब काफ़ी लोग आना स्टार्ट हो गए। ठीक है, इंडिया में व्यापार करने के लिए। हॉलैंड निवासियों ने, जो उनको डच कहते हैं, हॉलैंड के निवासियों को क्या कहते हैं दोस्तों? डच। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना, डच कहलाते थे या कहलाते हैं। कालीकट, कोचीन, नागापट्टनम तथा चिंसूर में व्यापारिक केंद्र खोले। किन्होंने खोले? डच लोगों ने। डच लोगों ने क्या काम किया दोस्तों? उन्होंने भी अपना कंपनियां खोलना स्टार्ट कर दी। कहाँ पर खोलना स्टार्ट कर दी दोस्तों? कोचीन में, कालीकट, नागपट्टनम और चिंसूरा में। ठीक है, और फिर आते हैं कौन? फ्रांसीसी। उनको भी मालूम पड़ता है, फिर फ्रांसीसी आते हैं। फ्रांसीसियों भी कम नहीं थे, उन्होंने भी अपना कंपनियां स्थापित करना स्टार्ट कर दी। उन्होंने कहाँ पर कंपनियां स्थापित की दोस्तों? जैसे मछलीपट्टनम है और पांडिचेरी, चंद्रनगर, माही स्थानों में अपने व्यापार के मुख्य केंद्र बनाए। ठीक है दोस्तों, फ्रांसीसियों ने कहाँ बनाए? मछलीपट्टनम और पांडिचेरी, चंद्रनगर, माही स्थानों में अपने व्यापार के मुख्य केंद्र बनाए। और फिर अंग्रेज भी कम नहीं थे। अंग्रेज ने अपने, जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या काम किया? वो अपने समुद्र तक सीमित नहीं थे। जो समुद्र के उनके इलाके हैं वो वहाँ तक सीमित नहीं थे। उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने सूरत है, कैम्बे, अहमदाबाद, आगरा, भड़ौच, पटना, कासिम बाजार स्थानों में व्यापारिक केंद्र बनाए। किन्होंने बना लिए? अंग्रेजों ने। ठीक है दोस्तों, आगे और जानते हैं दोस्तों इसके मुगल बादशाह जहांगीर। कौन? मुगल बादशाह। उस समय के कौन थे वो? मुगल बादशाह थे, उस समय के राजा, जो बादशाह थे।
मुगल बादशाह जिसका नाम जहांगीर था, उनके दरबार में है ना एक कैप्टन हॉकिंस आया 1608 ईस्वी में। वो प्रथम था। मैं आपको थोड़ा सा लिख के बताऊंगा दोस्तों को। कैप्टन हॉकिंस जब आया जहांगीर के दरबार में, कहाँ का बादशाह जहांगीर के दरबार में जब कैप्टन हॉकिंस आया 1608 ईस्वी में, वो कौन था? वो अंग्रेजों का राजदूत था। फिर दूसरे कौन आए थे? सर टॉमस रो। सर टॉमस रो वो भी जहांगीर के दरबार में आए थे। लेकिन ये बंदा ऐसा था जिसने जहांगीर के दरबार की शान और शौकत को देखते हुए वो चौंक गया। उसने यहीं कंपनी करने का फैसला कर दिया, यहीं कंपनी करने का मतलब स्थापित करने का फैसला कर लिया। और उसने जो जहांगीर था उनको जो क्या गिफ्ट दिया? दस्ताने और बग्घी, जो इंग्लैंड की मशहूर जो थी, जो इंग्लैंड में इस्तेमाल होती है, इंग्लैंड के लोग जो इस्तेमाल करते हैं बग्घी, जिससे जहांगीर जो था वो प्रसन्न हुआ, खुश हो गया। मतलब जहांगीर, उसने क्या काम किया? इन्हों को कंपनियां लगाने के लिए अनुमति दे दी। ठीक है। जो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में जो कैप्टन हॉकिंस जो आया था, कैप्टन हॉकिंस वो कितने में आया था? 1608 ईस्वी में, जो प्रथम था अंग्रेजों का राजदूत। ठीक है दोस्तों। और दूसरे कौन थे? बाद में कौन आया था? आपके सर टॉमस रो, जो 1615 ईस्वी में आए थे। ठीक है ना, 1615 ईस्वी में आए थे दोस्तों। जहांगीर के दरबार में आए। उसने मुगल जहांगीर के दरबार की जो शान और शौकत देखी वो चौंक गया दोस्तों, वो प्रभावित हुआ। उसने सम्राट को अंग्रेजी दस्ताने, जो अंग्रेज लोग जो पहनते हैं दस्ताने, वो गिफ्ट दिए, मतलब भेंट दिए, कहने का मतलब भेंट दिए। और बग्घी क्या दी उन्होंने? इंग्लैंड में इस्तेमाल होने वाली बग्घी, इंग्लैंड जो शहर है वहाँ पे इस्तेमाल होने वाली बग्घी गिफ्ट दी, जिससे जहांगीर प्रसन्न हुआ। क्या हुआ ना? जहांगीर प्रसन्न हुआ। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो अंग्रेजी थे, जो राजाओं के मन में यह आशा थी कि उनके जो राजा थे ना वहाँ के, जहांगीर वगैरह थे, जहांगीर थे, उनके मन में कुछ आशा थी, जैसे कि खजाना, हम कंपनियां, जैसे कोई कंपनियां आएंगी, कंपनी आने के बाद जगह जगह कंपनियां आएंगी, कंपनी आने के बाद राजा जो समझते थे कि यहाँ की ना वो बढ़ेगी, छूट मिलेगी करों पर, हर चीज़ फलेगा फूलेगा राज्य हमारा खूब। ठीक है। खजाना भी बढ़ेगा हमारा। ठीक है। हिंदुस्तान के राजाओं के मन में यूरोपीय व्यापारियों की तरफ से मिलने वाली धमकियों का असर भी था। पुर्तगाली नौसेना का मुकाबला दूसरे यूरोपीय देशों की सशक्त नौसेना ही कर सकती थी, और हिंदुस्तान के जहाज़ों को पुर्तगालियों के खतरे की सुरक्षा की जरूरत थी। ठीक है दोस्तों। अंग्रेजी, फ्रांसीसी व डच कहते अंग्रेज और फ्रांस और डच थे। फ्रांसीसी अंग्रेजी, फ्रांसीसी और जो डच, पुर्तगाली नहीं, ये तीन, अंग्रेजी, डच और फ्रांसीसी, ये क्या कहते थे? ये कहते थे कि व्यापार की छूट दोगे तभी हमें हिंदुस्तानी जहाज़ों को सुरक्षा की गारंटी देंगे। अगर किसी चीज़ में सरकार अगर छूट देती है तो जो जहाज़ जाएगा तो वो सुरक्षित ही जाएगा। अगर ये इन तीनों को करों में छूट देंगे, तो इन तीनों को, अंग्रेज, डच और फ्रांसीसियों को छूट देंगे तो ये आपके जहाज़ को, हिंदुस्तानी जहाज़ को वो जाने देंगे, पार होने देंगे समुद्री रास्ते से, समुद्री रास्ते से। ठीक है। और वरना उनकी ये वार्निंग थी। कौन सी वार्निंग थी? नहीं तो मौका मिलने पर उन्हें लूटा और डुबाया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? लूटा और डुबाया जाएगा। ठीक है दोस्तों। यहाँ तक का था ये पार्ट, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। ठीक है। पुर्तगालियों का कहाँ तक था? 1498 ईस्वी, और अंग्रेजों का था 1600 ईस्वी, डच का था 1602 ईस्वी, और फ्रांसीसियों का था 1664 ईस्वी। ये जहाँ तक था कंप्लीट, वन पार्ट का। ठीक है ना, 8 क्लास का था, यहाँ तक कंप्लीट था दोस्तों। कुछ इसके टॉपिक में बता देता हूँ। यूरोपियों द्वारा जो मसालों का स्वाद के लिए
नहीं बल्कि मांस को सड़ने के लिए बचाने के लिए भी किया जाता था। यूरोपीय जो व्यापारी थे वो हमारे से जो मसाले ले जाते थे तो वो मांस के लिए भी ले जाते थे, मांस को जो सड़े ना गले ना, जो मीट वगैरह खाते थे वो, ठीक है। और दूसरा टॉपिक था पुर्तगाल, इंग्लैंड, हॉलैंड आदि में यूरोपीय देशों का क्षेत्रफल, जनसंख्या व संसाधन भारत का एक प्रांत उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल, जनसंख्या व संसाधन की तुलना में कम है। ये देश भारत, क्या चीज़ ये दोस्तों, ये देश भारत से हजारों किलोमीटर दूर है। इनके सबके बावजूद ये यूरोपीय देश भारत में अपना आधिपत्य स्थापित करने में सफल हुए। क्यों सफल हुए दोस्तों? क्योंकि समुद्र के रास्ते से या हमसे कच्चा माल ले जाते थे और हमें ही वो चीज़ 50 गुना दामों में हमें बेची जाती थी, ठीक है दोस्तों। जिस समय यूरोपीय देशों में तकनीक विकास, जैसे घड़ी, छपाई के लिए प्रेस व बंदूक आदि बनाए जा रहे थे, उस समय हमारे देश में शासक इसमें अनभिज्ञ व औपचारिक थे, मतलब इतने जानते नहीं थे इन चीज़ों के बारे में, घड़ी के बारे में, छपाई के बारे में, बंदूक बनाने के बारे में, ये प्रेस जो थी, जो पेपर, न्यूज़पेपर छपते हैं उसके बारे में। और धनी व्यापारी ने पैसा उधार देने के लिए बैंक की स्थापना की। जो धनी व्यापारी थे, जो अच्छे अच्छे व्यापारी थे, उन्होंने क्या काम किया, वो बैंकों की स्थापना की, ठीक है ना। जो पहली बैंक थी दोस्तों वो इटली में थी। कहाँ पर थी? इटली में। जो 17वीं शताब्दी में लंदन तथा अम्स्टर्डम बैंक व्यवस्था वाले सबसे महत्वपूर्ण बने, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।